दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य अभिषेक बैनर्जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज ही के दिन समन कर लिया है। ईडी एक समय एक तरीके से बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और उसका बस यही प्रयास रहता है कि विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के समन करो और जेल में डालो। सर, क्या कुछ डिसाइड हुआ है? हाँ, बिल्कुल खाली था। सर, क्या अहम फैसले लिए गए आज? देखिए, मैं दे रहा हूँ। देखिए, मोटे मोटे तौर पर आज जो हमारी कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक हुई इंडिया अलायंस की, उसने 3-4 मुख्य फैसले लिए हैं। करीब करीब 2 घंटे से ऊपर ये बैठक चली और उसमें सबसे पहला फैसला ये लिया गया है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो आपस में बहुत जल्द बातचीत शुरू कर इसे अर्लीस्ट सीट शेयरिंग का जो एक बहुत ही मैं कहूं सिग्निफिकेंट काम है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसे निभाएगी और वो काम पूरा करेगी। दूसरा, एक ज्वाइंट रैली भोपाल में ऑर्गेनाइज करी जाएगी जिसमें तमाम पार्टियां हिस्सा लेंगी और उसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो भाजपा सरकार ने पूरे देश भर में मचा रखा है वो उठाएंगे। तीसरा, कास्ट सेंसस पे आज जितने लोग मौजूद थे समिति के भीतर उनकी सहमति बनी। और चौथा, एक लिस्ट ऑफ एंकर्स जो हमारी मीडिया समिति ने बनाकर भेजा था कि इन लोगों के शोज पर इंडिया अलायंस की पार्टीज को जाना बंद करना चाहिए, उसके बारे में हमने मीडिया समिति को ऑथराइज किया कि आप वो सूची बनाकर जारी कर सकते हैं। यानी आम सहमति सब चीजों पे बनी है। इंडिया अलायंस एकजुट है और जैसा कि हम कहते आए हैं कि इस इंडिया अलायंस से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है, घबराई हुई है। आज ये लोग इंडिया अलायंस से इतना डर गए हैं कि ये देश का नाम तक बदलने को आतुर हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ना इंडिया से प्यार करती है, बीजेपी ना भारत से प्यार करती है, बीजेपी सिर्फ सत्ता से प्यार करती है और वो सिर्फ सत्ता के लिए देश का नाम बदल ही नहीं सकते, वो लोग सत्ता हासिल करने के लिए देश को मिटा भी सकते हैं। और आज ये इंडिया अलायंस की मजबूत ताकत है, हमारी एकजुटता है, जो देखकर बीजेपी थर-थर कांप रही है और डरी हुई है, घबराई हुई है कि देश का नाम बदलने जा रहा है। पहली रैली होने वाली है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ अलग चुनाव लड़ रही है। क्या विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़ेगी और अगर नहीं तो फिर रैली में क्या आप लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज हमारी कोऑर्डिनेशन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रही। उस कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में जो 3-4 फैसले लिए गए वो मैं आपको बता देता हूं, जो सबकी सहमति से लिए गए। उसमें हमारी पार्टी की भी सहमति थी और जितने मेंबर पार्टी आज इस समिति में बैठे थे सबकी सहमति थी। सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो एक मीटिंग के अंदर तय करना मुश्किल होता है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज हैं जिनका प्रभाव है और उन पार्टीज का जो सरोकार है अपने राज्य तक है। जैसे डीएमके, उसका तमिलनाडु में इंटरेस्ट है, जैसे टीएमसी उसका लार्जली बंगाल में इंटरेस्ट है, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड के बाहर नहीं देखते हैं। तो अलग अलग पार्टीज हैं जो अपने अपने राज्यों में हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी है जो पूरे देश में कई सारे राज्यों में लगभग हर एक राज्य के अंदर है। इसी तरह से कुछ एक पार्टीज हैं जिनका एक से ज्यादा स्टेट के अंदर वजूद है। तो तय ये हुआ है कि हर पार्टी राज्य में अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों के अंदर बातचीत शुरू करेंगी और एक निश्चित समय सीमा के अंदर जल्दी से जल्दी कई फैसले पर हम लोग पहुंचेंगे। फैक्शन है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो स्टेट यूनिट है बार बार ये मुद्दा खड़ा करती है, तो उसके लिए भी कोई फॉर्मूला आप लोगों ने तैयार किया है जहाँ पे ज्यादा फैक्शन है पार्टी के? नहीं, एक अलग राज्य की बात नहीं करेंगे। दिल्ली और पंजाब भी इसी देश के हिस्सा हैं। इंडिया अलायंस जो है पूरे देश के लिए है और जब हमने कहा है कि हर राज्य के अंदर प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो निश्चित तौर पर वो प्रक्रिया दिल्ली और पंजाब में भी शुरू की जाएगी। सर, और क्या क्या बातें निकल के आई है इस मीटिंग के अंदर? इस मीटिंग में जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि अब इंडिया अलायंस को, जो गठबंधन है, उसको जनता के बीच में जाने की जरूरत है। तो शुरुआत के तौर पे जो तय हुआ है कि आने वाले दिनों में हर 2 हफ्ते के अंदर देश के अलग अलग हिस्से में एक बड़ी जनसभा की जाएगी। पहली जनसभा जिसमें सभी 27 पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे वो भोपाल में होगी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो रहेंगे वो महंगाई, बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन सामने आ रहा है, सीएजी की रिपोर्ट देख लीजिए, जो गिरते हुए पुल देख लीजिए, जो इतने तमाम सामने आ रहे हैं जिसको मीडिया नहीं दिखाता है, उस मुद्दे को इस रैली में उठाया जाएगा और उसके बाद जो बाकी रैलीज की जगह तय की जाएंगी। और जो तीसरा एक बड़ा मुद्दा था
वो ये था कि आज की तारीख में आप देखते हैं कि बहुत सारा मीडिया, बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो बिल्कुल एक तरफा बातचीत करते हैं, वो विपक्ष की आवाज को दबाते हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो स्पॉन्सर्ड बातचीत है वो उसके एक किस्म से माउथपीस बन गए हैं। जनता के मुद्दों को वो भटकाते हैं, जो असली मुद्दे हैं उस पर आप देखिए महीनों महीनों डिबेट ही नहीं होती है। तो जो सब ग्रुप ऑन मीडिया है उसको आज अधिकृत किया गया है कि वो ऐसे एंकर्स जो बिल्कुल जनता के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, जो बिल्कुल एक तरफा डिबेट करते हैं, उनकी पहचान करे और उन एंकर्स के यहाँ ये 27 पार्टीज अपना कोई प्रतिनिधि उनकी डिबेट में नहीं भेजेगा। तो सर वहीं पे अगर हम बात करें, चेहरा एक सबसे बड़ा मसला है। वहीं पे अगर आप जिससे फाइट कर रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा है, और यहाँ पे बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी उठाया जा रहा है ये सवाल कि चेहरा कौन रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल उठाती है। 2004 में वाजपेयी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं था। उनके सामने कौन सा चेहरा था देश के अंदर? 77 में कौन सा चेहरा था? 89 में कौन सा चेहरा था? जब भी देश के अंदर कोई ऐसी सरकार आती है जो मोदी जी जैसी सरकार का काम करे, या दुनिया में आप देखिए जो मोदी की सरकार जो है वो काफी हद तक डिक्टेटरशिप की सरकार लगती है, तो वहां पे मुद्दे हावी होते हैं, चेहरे हावी नहीं होते हैं। मुद्दों पे मोदी बनाम मुद्दों की लड़ाई है और जनता के मुद्दों पे अलायंस बना है। चेहरे की भाषा भारतीय जनता पार्टी को आज सूट करती है, तो वो पार्टी आज इस बात को करती है। ये वही पार्टी है जो इनके यहाँ दो चेहरे थे, अडवाणी और वाजपेयी, उसके बीच में तय नहीं कर पाती थी कि चेहरा कौन होगा। आज वो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मुद्दों की बातचीत ना हो। सर मेरा आखिरी सवाल है, वहीं पे सनातन धर्म को लेकर बार बार बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है और कह रही है जो इंडिया अलायंस है वो बिल्कुल सनातन धर्म के विरोध में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस समय धरती उनके पैरों तले खिसक रही है। उनको ये मालूम है कि जनता उद्वेलित है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर गुस्से में है और वो कोशिश करते हैं कोई ऐसा मुद्दा मिले जिसमें कि समाज में खाई पैदा की जा सके। सनातन के मुद्दे को उन्होंने लगातार कोशिश की है बढ़ाने की, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस मुद्दा उठने के बाद क्या जरूरत थी मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस के चीफ हैं? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनका 2000 साल तक शोषण किया, हम लोगों ने उनके साथ हिंसक पशुओं की तरह व्यवहार किया। ये हम कौन है और वो कौन है? हम तो ये जानते थे कि 1950 में जब संविधान बना तो हम भारत के लोग लिखा गया कि हर व्यक्ति बराबर है। ये हम वर्सेस वो की जो भाषा है भारतीय जनता पार्टी हर जगह लाती है। सनातन की डिबेट उनको इसलिए सूट करती थी और वो चाहते हैं कि इस डिबेट के चलते हुए कोई और बातचीत नहीं हो। आज डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी इस बात को समझते हुए अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट बोला है, वक्तव्य दिया है कि वो मुद्दों की बात करेंगे। सनातन धर्म को लेकर उनकी जो फिलॉसफी है वो अपनी जगह है। मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई मुद्दों की है और उनके इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया अलायंस की पोजीशन बिल्कुल साफ है। हम मोदी बनाम मुद्दों की बात करेंगे, हम भारत के लोग की बात करेंगे कि हर नागरिक बराबर है। हम वर्सेस वे की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हर जगह वो कहते हैं कि हम वर्सेस वे, उस परिभाषा को हम हराने के लिए सब इकट्ठे आए हैं। नहीं था, कहीं किसी में किसी प्रकार के कोई डिफरेंसेस नहीं थे। मोटी मोटी 4 बातें तय हुई हैं हमारी बैठक के अंदर। पहली बात तो ये तय हुई है कि सीट शेयरिंग के काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और मुंबई में जो अक्टूबर के अंत तक तय करने की बात कही गई थी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरी बात, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश का चरम पर है, उस मुद्दे पर इंडिया अलायंस की रैली होगी और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो अलायंस की मेंबर हैं उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल और एंकर दिन रात जहर फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, उन सब का बहिष्कार करने के लिए भी हमारी जो मीडिया ग्रुप है उसको कहा गया है कि वो चिन्हित करे और सब प्रवक्ताओं को जल्दी से जल्दी ये सूचित कर दे कि इनके चैनल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इनके प्रोग्राम्स में। और चौथी बात, कास्ट सेंसस के मुद्दे को पार्टी अलायंस के जितने भी मेंबर यहाँ मौजूद थे उन्होंने प्रमुखता से उठाने की बात कही है। सीट शेयरिंग जो है वो लोकसभा के लेवल पर होगी या विधानसभा के लेवल पर भी होगी, क्या इस पर भी चर्चा की गई? बिल्कुल, जब अलायंस है तो वो अलायंस है। वो अलायंस का अभी तो जब अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन ले आए तो पंचायत और नगर पालिका के स्तर पर भी सीट शेयरिंग की बात हुआ करेगी। तो अभी तो वैसी स्थिति है नहीं, लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले हैं
तो वहां भी बातचीत होगी, क्यों नहीं होगी। आखिरी सवाल, सनातन धर्म का मुद्दा भी क्या मीटिंग में डिस्कस किया गया? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, क्योंकि राजनीतिक दलों की बैठकों में इस प्रकार के मुद्दे नहीं डिस्कस किए जाते हैं। ये राजनीति का मुद्दा है ही नहीं। ये कोई व्यक्ति धर्म के बारे में क्या राय रखता है, उसे अच्छा समझता है, बुरा समझता है, हमारा संविधान सबको अधिकार देता है, वो अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के विषय नहीं है। जो राजनीतिक पार्टी इसको मुद्दा बनाती है, इस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, इस बार वो भी कामयाब नहीं हो पाएगी।